एक्सपोज हुआ है उसकी जो क्योंकि आपके पास एक रेगुलर कैप्टन नहीं था, डिसीजन मेकर सिर्फ आपकी मैनेजमेंट थी, टीम के अंदर लड़के कौन से खेलने वाले हैं वो रिजवान की सिलेक्शन नहीं थी, ये क्लियर था। तो दिख गया है कि कितने आपकी जो मैनेजमेंट है वो फ्रेजाइल है, आपकी जो कोचिंग टीम है वो डेफिनेटली इट नीड्स टू चेंज। ये उनको एक और मौका देने जा रहे हैं अब साउथ अफ्रीका के अंदर। अगर वहां पर ठीक है किसी तरीके से आपका कोई एक आधा बड़ा प्लेयर बचा गया तो बचा गया, बाबर आजम जैसा, लेकिन क्लियरली अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। तो आज का जो हमारा जो शो है वो बेसिकली हमने इसलिए शुरू किया है कि सीरीज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की जैसे अभी खत्म हुई है, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज गुजरी है। क्योंकि एक तो ये कि जब इसका स्क्वाड अनाउंस हुआ था तो उसके अंदर काफी इंटरेस्टिंग स्क्वाड था, और पहले T20 का भी था, लेकिन रिसेंटली हम लोग T20 के अंदर आमिर को जैसे ड्रॉप कर दिया था तो उसकी काफी हाइप थी। वो काफी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा इश्यू है जो पहले भी डिस्कस हम कर चुके हैं। लेकिन पूरी ये जो टेस्ट सीरीज हमारी गुजरी है इसको हम कवर करने के लिए आज बैठे हैं। तो पहली बात तो ये कि बहुत जो है वो जबरदस्त किस्म की जो है ना हमें शिकस्त हुई है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, सही है। और सबसे शॉकिंग चीज ये थी कि जो सेकंड टेस्ट था उसके अंदर जो टीम उन्होंने खिलाई, ठीक है, एक्सपेक्टेड था कि शायद वो यासिर शाह को ड्रॉप करने जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी बॉलिंग उनके हिसाब से सही नहीं चल रही थी। तो अब मैं एक एक करके क्योंकि पहले टेस्ट को हम लोग काफी रिव्यू कर चुके हुए हैं, उसके बाद हम लोग सेकंड टेस्ट को अभी तक हमने रिव्यू नहीं किया था, तो जो ओवरऑल सीरीज को हम लोग एंड में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम लोग सेकंड टेस्ट को जो है वो अगर रिव्यू कर ले तो उसके अंदर मुझे ये बताएं कि पहले से एक एक करके हम रिव्यू लेंगे। शहजाद मामू से शुरू करेंगे, फिर काशी भाई, फिर बोबी मामू, और फिर एंड में खिजर की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले शहजाद मामू, मेरा आपसे सवाल है कि जब हमने टीम डिस्कस कर रहे थे कि सेकंड टेस्ट के लिए हम लोगों ने कौन सी टीम उतारनी है, तो उसमें जो कॉमन चेंज दिखाई दे रहा था वो था यासिर शाह का, जिसके अगेंस्ट कुछ लोग चाहते थे कि एक और बैट्समैन आ जाए, कुछ लोग चाहते थे एक और बॉलर आ जाए, और कुछ लोग चाह रहे थे कि एक और हम लोग ऑलराउंडर डाल दें। हालांकि हमारे पास एक था, कुछ लोगों से मुराद है कि जो हमारा पैनल था उसके अंदर जो आपने अपना रिव्यू दिया था, आप भी एक स्पिनर डालना चाह रहे थे, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो ये है कि शादाब आपका इंजर्ड था जो कि आपके स्क्वाड में था, ठीक है। दूसरा, आपके पास स्पिनर टू स्पिनर जो कि बॉलर मौजूद था वो आपके पास गौहर खान था। सबसे पहला सवाल, क्या आपको गौहर खान के अंदर कोई बॉलर दिखा भी? मुझे नहीं दिखा। कोई आपको पोटेंशियल दिखी भी? ये पहला मेरा आपसे सवाल है, इसके ऊपर थोड़ा सा आप रोशनी डालें। शुक्रिया तला, और अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। जैसा कि आपने कहा कि मैं ये चाह रहा था कि यासिर शाह की जगह हम कोई अगर दूसरा स्पिनर टीम के साथ किया हुआ है, क्योंकि ये गौहर का मैंने सुना हुआ था लेकिन मैंने इसकी परफॉर्मेंस जो है देखने का कोई इतना ज़्यादा चांस मुझे नहीं मिला था। तो मेरा ये कहना था कि अगर कोई वो रीजनेबल स्पिनर है तो उसको खिला लिया जाए, और उसकी वजह ये थी कि यासिर शाह एक तो कोई इतनी इम्प्रेसिव बॉलिंग नहीं कर सका था पहले टेस्ट में, दूसरा वो रन बहुत लीक कर रहा था, और क्योंकि हमारे दूसरे एंड से हमारे पास ऑलरेडी दो यंगस्टर्स फास्ट बॉलर्स थे जिनको जो है लंबे स्पेल करवाना मुश्किल था, तो जरूरत इस ऐसे स्पिनर की थी जो विकेट अगर नहीं भी ले रहा कम से कम एंड को ब्लॉक करे। और अनफॉर्चुनेटली वो जो उसकी परफॉर्मेंस थी पहले टेस्ट में, मैं उसकी पर्सनल परफॉर्मेंस के बारे में कोई ज़्यादा बात कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ज़ाहिर है बाज़ दफ़ा इस स्टेज पे आके जब आप खेलते हैं तो आप नर्वस हो जाते हैं, और उसकी वजह से मुझे याद है कि खालिद ने एक कमेंट किया था कि वो पूरा एक्शन ही पूरा नहीं कर रहा शायद, और बॉल पहले ही वो जो है रिलीज कर रहा है। तो
तो हाँ, तो वो अब प्रॉब्लम ये था कि हमारे साथ बॉलिंग कोच आपका गया हुआ था वकार, जो पहले टेस्ट से पहले ही उसे किसी पर्सनल रीजन की वजह से टीम को छोड़ के आना पड़ा। तो बेसिकली कोई भी कोच वहाँ टीम के बॉलर्स के साथ अवेलेबल नहीं था। और फिर अब मुझे नहीं पता कि गौहर को यासिर शाह बीइंग एक्सपीरियंस सीनियर प्लेयर वो कितनी हेल्प उसने ऑफर की। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि वो जो बैट्समैन की कमी थी वो जरूर गौहर ने पूरी की है। उस नंबर पर आकर उसने बैटिंग उसकी बड़ी सॉलिड थी। बैटिंग में, बल्कि मुझे बैटिंग में उसमें एक प्लेयर नजर आया है, क्योंकि उसने जो शॉट्स खेली हैं वो बड़ी कंप्लीट शॉट्स थी और बड़ी तसल्ली से खेली हैं। आगे जाके इसको दोबारा चांस देंगे या नहीं, असूलन मैं तो ये बिलीव करता हूँ कि जब आप किसी नए प्लेयर को खिलाते हैं तो उसे 1-2 सीरीज कम से कम जरूर देनी चाहिए, ताकि उसको आप चेक कर सकें कि आया वो इस लेवल पे खेल भी सकता है कि नहीं। क्योंकि पाकिस्तान में जो फर्स्ट क्लास खेल के आ रहे होते हैं उनसे आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते, क्योंकि पिछले जो इतने साल हमारे वहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुई, वहाँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत गिर गया हुआ है। स्कूल क्रिकेट बिल्कुल ख़त्म हो गई हुई है। सो ये प्लेयर्स तो इसी लेवल पे आके सीखते हैं। लिहाजा पहले जहाँ तक सेकंड टेस्ट का ताल्लुक है, एज ए बॉलर तो उसने इतना इम्प्रेस नहीं किया। ठीक है, चले मैं मूव ऑन करके काशी भाई से भी इसके ऊपर इसी सवाल के ऊपर उनका व्यू लेना चाहूंगा, लेकिन यहाँ पर शहजाद मामू की बात को आगे बढ़ाते हुए मजीद 2-4 कमेंट्स ऐड करना चाहता हूँ। सेकंड टेस्ट के अंदर ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत कंफ्यूज सा माइंडसेट लेके हम लोग उतरे हैं। ठीक है, अभी हम कह रहे हैं कि अगर हमने यासिर शाह, एक बहुत बड़ा बॉलर है यासिर शाह, हमें हमारे पास इंटरनेशनल, पाकिस्तान के पास इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर अगर इस वक्त कोई पूरा बॉलर स्पिनिंग डिपार्टमेंट में खेल रहा है तो वो यासिर शाह है। अगर आप उसको ड्रॉप करके एक और स्पिनर डाल रहे हो तो या तो आप घर से पाकिस्तान से कोई एक प्रॉपर स्पिनर लेकर आए हो। बैट्समैन हमें नहीं चाहिए था। हम आबिद अली, अजहर अली, फवाद आलम, शान मसूद, हारिस सुहेल, मोहम्मद रिजवान और फिर फहीम अशरफ, जिसको हम ऑलराउंडर, हम 7 बैट्समैन के साथ ऑलरेडी खेल रहे थे, प्लस एक ऑलराउंडर था जो कि हमारे पास फहीम अशरफ की शक्ल में एक ऑलराउंडर भी था। हमारे पास यासिर शाह को ड्रॉप करने का या तो सिंपल एक मीनिंग बनता था कि हमारे पास हमें एक स्पिनर चाहिए, या फिर हम लोग या तो एक पूरा बैट्समैन डाल लेते, जिसके ऊपर हम लोग सरफराज को भी कैरी कर रहे हैं साथ काफी अरसे से। तो काशी भाई आप जरा थोड़ा इसके ऊपर अपना व्यू दें कि यासिर शाह को अगर गौहरी को खिलाना था एज अ बॉलर तो यासिर शाह को ही खिला लेते, एटलीस्ट उसके पास एक्सपीरियंस था। उसको भी जो है पहला ही टेस्ट खेला था ना, एक और टेस्ट खिला लेते, जैसे आपने आबिद को खिला लिया, जैसे आपने अजहर को खिला लिया, जैसे आपने शान मसूद को खिला लिया, बॉलिंग में भी खिला लेते। और अगर आपको बैटिंग चेंज चाहिए थी, ऑलराउंडर तो हमें नहीं चाहिए था क्योंकि हम ऑलरेडी फहीम अशरफ को क्वेश्चन कर रहे थे, या फिर अगर आपको फिर बैट्समैन ही चाहिए था तो आप एक एक्स्ट्रा बैट्समैन पूरा क्यों नहीं खिलाया आपने? प्लीज बताएं। सही कह रहे हो आप। हमें असल में जब हमारी टीम गई है यहाँ से तो वो ऐसे ही वो ना तजर्बाकार टीम थी। अब आप उसमें मैं आप पूछेंगे कैसे, तो शान मसूद, आबिद अली की ये आई थिंक तीसरी सीरीज है, ठीक है। उसके बाद आपका है आबिद, अपना शान मसूद, वो किसी हद तक कुछ अरसे से खेल रहा था, बैटिंग कर रहा था टाइप। बाबर आजम आपका अनफिट हो गया, अजहर हो गया। अजहर के बाद आप असद शफीक को भी नहीं लेके गए, जो ऐसे मौके पे आपके बहुत ज्यादा काम आता, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था। वो आपने चलो गलतियां कर ली, लेकिन जो आपके पास स्क्वाड था अब आपने उसमें से खिलवाना था उसको। न्यूजीलैंड आपने देखा, न्यूजीलैंड ने क्या चेंज किया, न्यूजीलैंड ने स्पिनर को निकाल के बैट्समैन डाला, एक बैटिंग ऑलराउंडर है डर मिचेल, क्या नाम है उसका आई थिंक। तो वो बैटिंग ऑलराउंडर उन्होंने खिलाया। हमने क्या किया, हमने एक बिल्कुल नया लड़का, जो मेरे हिसाब से, मैंने उसको देखा है जफर गोहर को, बहुत ज्यादा अच्छा स्पिनर नहीं है, नॉर्मल है, मीडियोकर है। हाँ बैटिंग है उसका बेहतर है, ठीक है, ओके। लेकिन आप यहाँ पे आप ऑलराउंडर आपका नहीं बनता खिलाना। या तो आप एक चीज मजबूत करो ना, या अपनी बैटिंग मजबूत करो या अपनी बॉलिंग मजबूत करो। आपने दोनों ही खुले छोड़ दिए रास्ते, ना आपकी बैटिंग मजबूत हुई उसको खिलाने से, ना ही आपकी बॉलिंग मजबूत हुई। अब 7वें नंबर पे अगर आके कोई स्कोर कर रहा है तो वो आप, आई डोंट थिंक कि जब आपका मिडल ऑर्डर ही नहीं चल रहा, आपके पास पीछे आई थिंक इमरान भट्ट ही है शायद,
जो बाहर बैठा था। यस, इमरान बट बाहर बैठा हुआ था। इमरान बट था, आप उसको खिला लेते हैं ना। और तो मेरे ख्याल कोई बैट्समैन है ही नहीं पीछे, था ही नहीं सरफराज ऐसा को है। कैरी कर रहे थे। हाँ, सरफराज को आप लेके जा रहे हो। अब जफर गौहर का, अब ये पिछले कुछ अरसे से काशिफ भट्टी को इन्होंने काफी सफर करवाया है, लेके घूमते रहे हैं उसको, नहीं खिलाया उसको, बिठा दिया। अब आप सिर्फ जफर गौहर को एज ए टेस्ट बॉलर लेके जा रहे हैं, विदाउट एनी एक्सपीरियंस और विदाउट लाइक मुकम्मल स्पिनर नहीं है वो मेरे हिसाब से, मीडियोकर सा स्पिनर है। उससे आपके पास बहुत अच्छे स्पिनर पड़े हुए थे जिनको आप लेके जा सकते थे, आप नहीं लेके गए। तो अब आपको मेरे हिसाब से तो यहाँ तो इनको वो अपनी बैटिंग मजबूत करते या बॉलिंग मजबूत करते, उन्होंने दोनों ऑप्शन खुले छोड़ दिए, थोड़ा थोड़ा कि जी उधर से थोड़ा सा कर लेगा, थोड़ा सा उधर से कर लेगा। तो टेस्ट क्रिकेट में जब तक आपके पास प्रोफेशनल नहीं है एक चीज का, या वो बैट्समैन है या बॉलर है, वही काम करता है। ये नहीं होता कि मतलब ऑलराउंडर है जी, उधर से 20 स्कोर कर लेगा, इधर से 20 ओवर कर लेगा, ऐसे नहीं चलता टेस्ट क्रिकेट में मेरे हिसाब से। आपको या तो मुकम्मल बॉलर खिलाना चाहिए या मुकम्मल बैट्समैन, सिंपल। सही है। तो अब मूव ऑन कर रहे हैं, बोबी मामू की तरफ आएंगे। तो जैसे काशी भाई ने अभी कहा है कि आपको एक पूरा इनएक्सपीरियंस आपको जो है हमारी टीम लगी। एक्सपीरियंस के नाम पे अगेन मैं बार बार सरफराज की तरफ आ रहा हूँ, क्योंकि जिधर भी बात जा रही है मुझे एक सरफराज जो है वो एक पिछली 3-4 सीरीज से वो कैरी हो रहा है। एक एक्सपीरियंस बंदा था आपके पास, आप उसको डाल सकते थे। ये इनएक्सपीरियंस देखें, जो रिजवान है ठीक है, वो एक इनएक्सपीरियंस आपको कप्तान दिखा क्योंकि उसने पहले कैप्टनसी नहीं किया, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा कि आपकी जो मैनेजमेंट है वो यहाँ पे डिसीजन ले रही थी, क्योंकि आपका जो फुल टाइम कैप्टन है बाबर आजम वो नहीं था खेल रहा। तो ये इनएक्सपीरियंस कहीं आपको मैनेजमेंट में दिखाई दे रहा है कि ये उनके डिसीजन से? जी बोमा, बिल्कुल साफ पता चल रहा है। अगर आप देखें, सबसे पहले मैनेजमेंट की बात करते हैं तो देखें इन्होंने आमिर को कैसे कैरी किया है। मैं इधर ये नहीं कह रहा कि कौन ठीक है कौन गलत है, लेकिन जो सबसे बेस्ट वे यही था कि कम्युनिकेट करते आमिर के साथ और उसके बाद आप कोई ना कोई डिसीजन लेते और चीफ सेलेक्टर या मिसबा के साथ बैठ के करते। अब जब आप मैच हार रहे होते हैं ना, तो ना आपका कैप्टन कॉन्फिडेंट होता है, ना कोच होता है, ना मैनेजमेंट होती है। आपको कोई भी मशवरा कोई भी देता है ना कि यार उसको बाहर बैठा के इसको खिला लो, तो आप कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, उसकी भी मान लेते हैं, इसकी भी मान लेते हैं, इसकी भी मान लेते हैं। अगर विनिंग कैप्टन अगर जीत रहा हो ना, तो फिर कैप्टन कहता है मुझे ये निकाल के मुझे ये चाहिए, तो मैनेजमेंट भी आगे से कहती है ठीक है। तो इधर साफ पता चल रहा है वैसे होना चाहिए। अगर इनमें थोड़ा सा ये आगे की तरफ सोचते, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए सोचते, तो आइडियली इनको ये करना चाहिए था कि यार सरफराज 2 साल से ये बंदा जीत रहा है, टीम नंबर 1 है, तो इसको एटलीस्ट T20 की टीम दे दो, ये तुम्हारे साथ है, ठीक है, ये तुम्हारी टीम है और उसको खिला लो। आप आई फील सॉरी फॉर हिम कि वो बेचारा टावल भी लेके आ रहा है, एक बंदे ने चैंपियन ट्रॉफी जितवाई है और T20 में 2 साल नहीं आ रहा। दिस इज मैसिव बिग अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान, लेकिन उस चीज को वो लोग नहीं कर रहे। अब मैं दूसरे टेस्ट की तरफ आता हूँ, जैसे आपने बात की, उससे सिलेक्शन से पहले भी जो हमारी टेस्ट से पहले प्रोग्राम हुआ था उसमें प्रेडिक्ट मैंने यही किया था कि इनको एक, जिस तरह काशी भाई ने बात की कि इनको फुल टाइम बैट्समैन खिलाना चाहिए यासिर को हटा के। और उसकी प्राइम एग्जांपल ये है, अब जिस तरह अगर केन विलियमसन फॉर एग्जांपल कहता है मुझे ये चाहिए अगले मैच में ये, तो आपको मैनेजमेंट तो कुछ नहीं कहेगी, वो कहेंगे केन विलियमसन खुद भी रन्स कर रहा है, इसको करवा दो। उसने एग्जैक्टली द सेम थिंग की है। उन्होंने दूसरे टेस्ट में क्या किया, बैटिंग ऑलराउंडर खिला दिया। और समझ नहीं आई, जिस तरह गौहर की शहजाद भाई ने बात की है, वो पूरा एक्शन ही नहीं उसका, स्पिन बॉलिंग का जो है वो खाली ये बॉल कर रहा था, फिंगर मार ही नहीं रहा था और कोई इंटेंट नहीं था कि स्पिन करूं या मैं आउट करूं, वो सरवाइव कर रहा था एक किस्म का। और बेसिकली इनकी प्लानिंग ये थी कि एक बंदा कोई कंटेन करता रहे हमारे फास्ट एक एंड से और हमारे फास्ट बॉलर को रेस्ट मिले और हम उसको लेके आ जाएं। तो अब अगर गौहर की बात है तो इन्होंने किया इस तरह है कि चलो यासिर भी नहीं कर रहा, यासिर की तरफ मैं आता हूँ, तो एक किस्म का ना यार जो हमारा कल्चर है उधर पाकिस्तान में उसको भी खिला दो यार,
इसको भी, इस पे भी वो लग जाए, स्टैंप लग जाए कि चलो इसको भी खिला दिया, क्योंकि ना आपका कैप्टन कॉन्फिडेंट था। उसको आप इमेजिन करें उसकी रिजवान की क्या होगी अगर मिसबा कहता है ये कर लो, मैनेजमेंट से तो खिला लो, तो वो कहेंगे चलो हार ही रहे हैं तो हम उसको खिला लेते। तो कुछ समझ नहीं आई गौहर की भी, इससे अच्छा पूरा बैट्समैन ही खिला देते, जो न्यूजीलैंड ने करके दिखाया। सेंटनर को उन्होंने ड्रॉप करके उनको खिला दिया। अब यासिर जो है, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि ही इज द फास्टेस्ट बॉलर टू टेक 100 विकेट्स फर्स्ट। वो माइंडसेट की बात है, खिजर ने भी बात की थी पिछले उसमें प्रोग्राम में कि कोई 21-22 तो 100 हो चुके हैं उसके, सेंचुरीज हो चुकी है बॉलिंग में। तो ओवरऑल आई कांट सी हिम कि वो सेम बॉलर है जो होता था पहले, एज कम्पेयर टू जिस तरह उसने 100 विकेट ली है। कोई उसकी बॉल में कुछ नहीं नजर आ रहा, बॉल फ्लैट कर रहा है, आगे बॉल नहीं कर रहा, पीछे कर रहा है। इंग्लैंड में भी देख लें उसको, आधी आधी पिच पे वो फेंकता रहा है बॉल। तो और दूसरा इन टर्म्स ऑफ जो है कॉम्बिनेशन मैनेजमेंट का, आपने जिस तरह सवाल किया है कि कोई कंट्रोल नहीं है किसी का भी एट द मोमेंट, मैनेजमेंट ऑल ओवर द प्लेस। अभी उसको यही कह रहे हैं कि भाई साउथ अफ्रीका पता नहीं जीतता है तो मिसबा बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मतलब ये यासिर शाह की बेसिकली कोई रिप्लेसमेंट लेके ही नहीं गए थे। अगर ये 54 बंदों का या 50 बंदों का जितने का भी स्क्वाड इतना बड़ा लेके जा रहे हैं, शाहीनों की भी टीम लेके जा रहे हैं, आपके पास पूरे पाकिस्तान में एक पूरा स्पिनर है ही नहीं। शादाब को लेकर आप गए, ठीक है, अगर शादाब इंजर्ड हो गया था, T20 का इंजर्ड था, वापस भेज सकते थे उसको, रिप्लेसमेंट आ सकती थी, नहीं आई। बाबर आजम के ऊपर भी मैं आऊंगा, वो 80% फिट था, वो नहीं खेला, या 90% फिट था, वो नहीं खेला। क्यों नहीं खेला? वैगनर अगर टूटी हुई टो के साथ खेल सकता है तो बहरहाल एनीवे उसके ऊपर भी आते हैं। खिजर से व्यूज ले लेते हैं कि ये जो स्पिनिंग का एक जो था हमारा डिपार्टमेंट, वो इतना फ्रेजाइल ना ही सिर्फ फील्ड के ऊपर बल्कि आपके पूरे स्क्वाड में और पूरे पाकिस्तान में ऐसा लग रहा है आपके पास कोई स्पिनर मौजूद नहीं है टेस्ट में खेलने वाला। ये एक सवाल के पीछे बहुत सारे सवालात हैं जुड़े हुए, इसको बड़ा मुश्किल होता है एक को एक सवाल का उसी तरह जवाब देना। लेकिन मेरे ख्याल में जहाँ तक जफर गौहर की इंक्लूजन की बात की जाती है और उसकी परफॉर्मेंस पे बात की जा रही है, तो मुझे लगता है कि काफी अनफेयर होता है हमारी तरफ से भी कि भाई एक लड़का है, पहला टेस्ट मैच खेल रहा है, उसको इस पोजीशन में डाल दिया गया है, तो उससे अब एक्सपेक्टेशन है कि भाई तुम परफॉर्म करो। हमें पहले ये भी एक सवाल बनता है इसके ऊपर कि जब आपकी इनिशियल टेस्ट स्क्वाड का अनाउंसमेंट हुई थी, उसमें जफर गौर था ही नहीं। अब आप मुझे बताएं, जफर गौर तो बाबर आजम जब इंजर हुआ उसके बाद इंक्लूड किया इन्होंने टेस्ट स्क्वाड के अंदर, और उसको जो लास्ट पिक, मतलब जो बंदा इंक्लूड होता है मिड सीरीज, उसको इंक्लूड किया जाता है, तो इसका मतलब है वो आपकी लास्ट पिक है, वो आपके प्लान्स में नहीं था स्टार्ट में, उसको अब आपने इंक्लूड किया है क्योंकि एक बंदा इंजर हो गया। उसको इंक्लूड करके फिर उसको खिला देना टेस्ट मैच, तो मेरे हिसाब से, तो मेरी जितनी अभी तक क्रिकेट तो इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन जितनी भी देखी है मुझे, तो जितनी अनस्टेबल ये सीरीज लगी है स्टार्ट टू फिनिश, फ्रॉम स्क्वाड सिलेक्शन टू जो अंजाम एंड में हुआ है, मैंने आज तक नहीं देखा पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट को ऐसे। क्योंकि जहां तक हम टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं, टेस्ट क्रिकेट जो है वो पिनिकल है, एज अ क्रिकेट प्लेयर ये पिनिकल है आपकी लाइफ के अंदर, इज बेस्ट ऑफ द बेस्ट। यहाँ पे वो कहते हैं कि आपकी जो सही जो टेस्ट लिया जाता है आपका एज अ प्लेयर, वो टेस्ट क्रिकेट में आपकी होती है। तो वहां पे तो मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे खालिद भाई पहले बता रहे थे कि इसका नहीं चाहिए, ये नहीं चल रहा तो ये खिला दो, ये नहीं इस तरह, तो ऐसे मैं तो स्टार्टिंग से कह रहा था कि एक रिस्ट स्पिनर जब आप खिलाते हैं, जब हम यासिर शाह की बात करते हैं, तो रिस्ट स्पिनर हमेशा आपकी एक विकेट टेकिंग ऑप्शन होती है। रिस्ट स्पिनर कभी भी आप नहीं देखेंगे सिवाय शेन वॉर्न के, जो बिल्कुल ही जो एक्सेप्शनल बॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट की बात की जाती है, रिस्ट स्पिनर कभी भी कंटेनमेंट के लिए नहीं इस्तेमाल किए जाते, वो एज अ विकेट टेकिंग ऑप्शन होती है आपकी, क्योंकि वो दे ब्रिंग समथिंग डिफरेंट टू द गेम। तो यासिर शाह का प्रॉब्लम ये था, ना तो वो विकेट ले रहा था, ना वो रन रोक रहा था, तो उसकी तो एक्सक्लूजन बनती थी। और जहां तक उसकी विकेट्स की बात की जाती है, मुझे लगता है 80+%
उसकी जो विकेटें हैं वो यूएई या दुबई के अंदर है, फ्लैट विकेट्स के ऊपर, जहाँ पे वो पूरा दिन जो है वो एक एंड से उसको इस्तेमाल किया जाता था। तो जफर गोर को वो इसलिए लेके आए क्योंकि वो कह रहे थे, सोच रहे ये होंगे कि चलो इसकी अगर विकेट्स नहीं है तो कम से कम एक एंड संभाले, क्योंकि हमारी स्पिन डिपार्टमेंट में क्वेश्चन उठाने से पहले हमें अपनी फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट को भी देखना पड़ता है, क्योंकि हमारी फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट ऐसी है कि उनमें इतनी फिटनेस प्रॉब्लम्स हैं कि वो हमें एक एंड से स्पिनर खिलाना ही खिलाना पड़ता है, क्योंकि वो दोनों साइडों से हम फास्ट बॉलर नहीं खिला सकते, क्योंकि फिर वो 120 के ऊपर आ जाते स्पीड के ऊपर अगर दोनों साइडों से लगा। तो उनका जो वर्कलोड मैनेजमेंट इन्होंने करनी होती है वो इनके लिए इसलिए मस्ट होता है स्पिनर खिलाना। तो मेरे हिसाब से अब मैं पिछली दफा देख रहा था अपना कायदे आजम ट्रॉफी फॉलो कर रहा था। अब उधर एक सदर्न पंजाब का एक स्पिनर है, लेग स्पिनर जाहिद महमूद, जो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। कायदे आजम ट्रॉफी में भी उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है और पाकिस्तान कप में भी उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो इनके पास स्पिनर हैं, वो भी लेग स्पिनर है, लेकिन सारी कुछ डिपेंड करता है कि आपके प्लान्स क्या हैं, आप किस प्लान की तरफ जा रहे हो। मेरे लिए ये बहुत बड़ी शॉकिंग बात है कि जफर गोर, जो कि आपकी पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा नहीं था न्यूजीलैंड के अंदर, उसको आपने मिड सीरीज इंक्लूड करके उसको फिर एज आपका फ्रंट लाइन स्पिनर्स को खिला भी दिया। तो मेरे हिसाब से थोड़ा अनफेयर भी है उसको क्रिटिसाइज करना इस सिचुएशन के अंदर। ये तो मैनेजमेंट के ऊपर सवालात उठने चाहिए कि वो उनकी थिंकिंग थॉट प्रोसेस क्या था इस सारी सिचुएशन के अंदर। देखिए, बात ये कि जफर गौहर के ऊपर तो हम क्वेश्चन नहीं कर रहे, उस बेचारे ने तो आके 35-40 ओवर भी फेंक दिए, ठीक है, एक एंड कवर भी करता रहा। मेरा सवाल ये है कि इस मैनेजमेंट पर ही, कि क्यों इस मैनेजमेंट को पहले टेस्ट के बाद ये चीज नहीं समझ आ रही कि आप बॉलिंग के ऊपर क्वेश्चन किए जा रहे हो। यासिर शाह ठीक है विकेट नहीं ले रहा, आप बैटिंग के ऊपर बात ही नहीं कर रहे हो। ऊपर से आबिद अली अपनी जगह पर यार 4 इनिंग्स वो खेल गया है। ये जिन लड़कों के मैं नाम लेने लगा हूं, आबिद अली, हारिस सुहेल, शान मसूद, इन लड़कों में से ये लगातार 4 दफा अगर फ्लॉप कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि इनको आप उठा के फेंक दो, लेकिन आप इनको बेंच क्यों नहीं करा सकते? और सरफराज का क्या कसूर है या इमरान भट्ट का क्या कसूर है, उनको आप क्यों नहीं? आपकी बैटिंग फ्लॉप हुई है लगातार, ठीक है, वो फवाद आलम चल गया आपका, या रिजवान ने नीचे से स्कोर कर दिया। यही अगर फवाद आलम ने भी ना स्कोर किया होता तो सारा नजला फवाद आलम पे भी गिर सकता था, वो बाहर हो जाता इस चक्कर में। तो अगर आपकी बॉलिंग नहीं स्ट्रांग हो रही थी, लेट्स से जफर गौहर को की इंक्लूजन से, ठीक है, आप यासिर को एक्सक्लूड कर रहे हो। पहली बात तो ये कि मैं 100% एग्रीड नहीं हूं कि यासिर शाह को आपने एक्सक्लूड करना ही करना था, क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर रहा। ऊपर के 4 बैट्समैन भी मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपके बैट्समैन 4.5-5 रन ऊपर लगा सकते हैं तो बॉलिंग तो आप हारिस सुहेल से भी करवा सकते थे, शान मसूद से भी आप ओवर फेंकवाते हो, स्पिन तो आपका फवाद आलम भी करता है, ओवर तो आप कवर कर सकते थे। तो आप मुझे ये बताएं कि जरूरी क्यों हो गया था इस बॉलिंग चेंज का होना? आप क्यों नहीं यासिर शाह को अगर निकाल ही रहे थे तो उसकी जगह एक पूरा बैट्समैन डाल लेते? खिजर देखिए, मेरे हिसाब से जब पहले टेस्ट के लिए जो टीम अनाउंस हुई थी, ठीक है, फहीम अशरफ ने एज एन ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दी है, लेकिन अगर आप कन्वेंशनल क्रिकेट देखें तो आप ये देखेंगे कि दुनियावी क्रिकेट के अंदर वो कम से कम 5 मेन फ्रंट लाइन बॉलर्स के साथ खेलते हैं, 5 बॉलर्स और 6 बैट्समैन। अब हमने क्या किया, हमने 5वां बॉलर, मेन फ्रंट लाइन बॉलर की जगह हमने आधा बॉलर आधा बैट्समैन डाल दिया फहीम अशरफ के अंदर, क्योंकि ये एक हमारा सिग्नल था ये शो करने के लिए कि हम अपनी बॉलिंग लाइनअप के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है हमारे हमारे पास, और ना ही हमें बैटिंग लाइनअप पे कॉन्फिडेंट है कि हम ये जो है ये स्कोर कर सकते हैं, इसलिए हमने ऑलराउंडर खिला लिया 5वां। हमें 5 पक्के बॉलर्स चाहिए थे न्यूजीलैंड के अंदर, ठीक है, वो ठीक है, फहीम अशरफ ने नीचे आके हिटिंग कर ली, लेकिन टेस्ट क्रिकेट हिटिंग की क्रिकेट नहीं है। आपको प्रॉपर बैट्समैन या प्रॉपर बॉलर उधर खिलाना था, और उसका साइड इफेक्ट आपने बॉलिंग में देखा है अपनी। हमारे बॉलर जो हैं वो, मुझे नहीं लगा किसी भी सेशन में, फॉर एग्जांपल आप अब्बास को ले लें, बॉल पहले मॉर्निंग सेशन में जो है वो थोड़ी बहुत स्विंग हुई थी, उसके बाद स्विंग इतना नहीं मिल रहा था, लेकिन हमारे पास प्लान बी कोई नहीं था, हमारे पास कोई एक्सप्रेस पेस बॉलर नहीं था जो कि क्वेश्चन रेस करे बैट्समैन से, जैसे उनका जेमिसन था। जेमिसन की हाइट एडवांटेज की वजह से वो डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ रहा था बैट्समैन को, जिस जो जो विकेट टेकिंग थ्रेट बन रही थी हमारे लिए। तो हमारे पास कोई एक्स फैक्टर नहीं था हमारी बॉलिंग के अंदर, जो कि हमें
डेड ट्रैक के ऊपर या जब एक सेट बैट्समैन को कुछ आउट करना होता तो वहां पर ऑप्शन होती। तो मुझे लगता है ये हमारी एक नाकामी रही है इस सीरीज के अंदर कि हमने ना अपनी बॉलिंग पे ट्रस्ट किया ना बैटिंग पे ट्रस्ट किया है। और हमने वही जैसा मुझे तो मैनेजमेंट की नहीं समझ आ रही कि वो अभी तक न्यूजीलैंड पहुंच के भी वो कंफ्यूज थे कि स्टार्टिंग लाइनअप कैसी होनी चाहिए। और वो जो है एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, मिड सीरीज एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। तो मेरे हिसाब से टॉप टू बॉटम जो है ये मेरी समझ से बाहर है। मुझे नहीं लगता कि क्या, मुझे पता भी नहीं कि क्या हुआ। मुझे लगता है सीनियर प्लेयर ही ज्यादा इसको जो है वो बता सकते हैं कि मेरी तो समझ से बाहर है वैसे। चले फिर अब वापस आ रहे हैं बोम मामू की तरफ। बोम मामू मुझे बताएं कि ये जो मैनेजमेंट है, क्लियरली ये मैनेजमेंट जो है वो बिल्कुल ही जीरो मैनेजमेंट दिखाई दे रही है। मतलब अगर इनको हम लोगों ने चेक ना भी किया होता तो मुझे नहीं पता कि मिसबा का क्या एक्सपीरियंस है, किस बेस के ऊपर उसको जॉब मिली है ये वाली। वकार यूनुस जो कि पहले पाकिस्तान को इतनी दफा कोच कर चुका हुआ है, एज अ बॉलिंग कोच, एज एन असिस्टेंट कोच, एज ए हेड कोच, फायर हुआ है, उसके बावजूद उसको फिर मिसबा का असिस्टेंट बना दिया गया। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये जो इनको भी जो बिठाने वाले जो लोग हैं इनकी जगह के ऊपर, वो कुछ खास क्रिकेटिंग नॉलेज नहीं रखते। तो क्लियरली यहाँ पर पहली दफा ऐसा हो रहा है कि सारी जिंदगी जितनी क्रिकेट हमने देखी है उसके अंदर जब भी टीम फ्लॉप होती है तो लड़कों के ऊपर इल्जाम जाते हैं। मैं पहली दफा इस तरह देख रहा हूँ कि मैनेजमेंट इतने बुरे तरीके से क्रिटिसाइज हो रही है। तो पहला सवाल, इस मैनेजमेंट का फ्यूचर क्या देखते हैं? बहुत मुश्किल है मैनेजमेंट का, बिकॉज एक यार कॉमन सेंस है कि एक बंदा प्रोफेशनल और वो बंदा टीम को 8वें नंबर से लेके आके, उसको एक टाइम था कि हमें ये कह रहे थे कि पाकिस्तान को क्वालिफाइंग राउंड, और वो बंदा आता है, सबसे पहले वो सारा मैच साफ करता है, उसमें आपका अहमद शहजाद, उमर अकमल, इन लोगों को साइड पे करता है, दूसरा अकमल भी, और फिर उसके बाद अपनी एक टीम बनाता है और टीम को 8वें नंबर से लाके टॉप पे लेके आ जाता है। ठीक है। और T20 में वो बंदा 2 साल से मैच नहीं हारता कोई, कोच को ही आप कहते हो ना। अब उस बंदे को हटा के, और अजहर के साथ मेरा अपने एक्सपीरियंस ये है कि जब हम उसके साथ खेलते भी थे तो तब भी वो बताता रहता था, तो वो मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा कोच भी है। अगर जब आपको मौका मिलेगा इंशाल्लाह कभी, तो आप देखेंगे कि उस बंदे की नॉलेज कितनी है बॉलिंग में। तो आप एक जो टीम है चैंपियन ट्रॉफी भी जीती है, इतना सक्सेसफुल कोच है आपके पास, आप उसको हटा के चलो आप किसी प्रोफेशनल बंदे को लेके आते हो तो मेक सेंस। एंडी फ्लॉर को लेके आते हो या किसी बड़े नाम को लेके आते हो कि जिसका एक्सपीरियंस हो। आप मिसबा को लेके आ रहे हैं जिसने रिसेंटली पता नहीं कोचिंग कोर्स किया, और यूनी भाई को लेके आए बैटिंग कोच, और वकार यूनुस को लेके आए। तो आप देखें कि वकार को ट्राइड एंड टेस्टेड, और उन्होंने जियो न्यूज पे आके कैसा प्रोग्राम किया था कि भाई मैं नहीं करूंगा और लोग मुझे ये कह रहे हैं। भारती थी पाकिस्तान की, तो वकार भाई 2-2 दिन तक अपने रूम से बाहर ही नहीं निकलते थे, प्लेट से बात ही नहीं करते थे, नाराज हो जाते थे। और ये एटीट्यूड था। तो आप उसको हटा, मिकी आर्थर ने, मैं दोबारा आता हूँ कि यार वो बंदा, उसने इतनी जबरदस्त जॉब की है कि उस बंदे को उन्होंने एक प्रोफेशनल बंदे को निकाल के अनप्रोफेशनल बंदा लेके आ गए हैं। और अब इनके सामने अजहर ने भी काफी काम किया बंदों के साथ, बॉलर्स के साथ, और आमिर की भी अंडरस्टैंडिंग उनके साथ ठीक थी, बिकॉज उसको पता था, एक्सपीरियंस कोच था कि क्योंकि टॉप लेवल पे जो कोच का काम कोचिंग करना नहीं होता, बेसिकली कोच जो गुड कोच होता है वो उसने मैनेज करना होता है हर एक को। आप किसी को ये तो नहीं बता सकते कि यार बैट कैसे पकड़ना, तो आपने थोड़ी सी ट्विक्स, टच एंड ट्विक्स देनी है कि यार आप पॉइंट पे खेल लो, टैक्टिक्स बता दो, थोड़ा माइंडसेट का बता दो, यार पॉजिटिव सोच, कोई गाना गाना शुरू कर दे, यू नो। और उसके बाद एक ना हर टीम का विनिंग कॉम्बिनेशन होता है, हर टीम का डिफरेंट होता है। आप जहां भी खेल लो, अगर हम लोग खेलते हैं अपनी क्रिकेट खेलते हैं, हम मेरी टीम का डिफरेंट होगा, पाकिस्तान की टीम का डिफरेंट होगा, ऑस्ट्रेलिया का डिफरेंट होगा, इंडिया का डिफरेंट होगा। कोई कहता है बैटिंग साइड है, कोई कहता है बॉलिंग साइड है, कोई कहता है अच्छा ये है। हमारा ना ये टीम 2 साल से 8 टेस्ट मैच में इनको पता ही नहीं चल रहा कि फार्मूला क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है इनका जीतने का। और मैनेजमेंट में दोबारा आता हूँ कि मेरा नहीं ख्याल
कि ये ज्यादा अरसे तक चल सकेगी। अभी ये रूमर्स हैं कि अब ये वसीम को सिलेक्शन कमेटी में ले आए हैं। अब रूमर्स ये हैं कि साउथ अफ्रीका में ये जीतेंगे और अगर नहीं जीतते तो मिसबा बाहर हो जाएगा। फिर कोई कह रहा है कि फॉरेन कोच। तो मूविंग फॉरवर्ड जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, पाकिस्तान की क्रिकेट ने जब भी अच्छा किया है तो फॉरेन कोच इनको लेना चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल कि मैनेजमेंट जो है वो इतनी स्ट्रांग इनफ है, क्योंकि उधर से कोई एक वॉइस नहीं निकल रही। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और उसके बाद फिर इमरान खान साहब कोई अपना एक और स्टेटमेंट देंगे, और आई कांट सी कि ये मैनेजमेंट ज्यादा आगे तक चल सकेगी। सही है। तो काशी भाई, अब यही पॉइंट है, मैनेजमेंट जिस तरीके से क्रिटिसाइज सिर्फ हम नहीं कर रहे, पूरी दुनिया में ही जो है वो पाकिस्तान के जितने भी फैंस हैं या फिर जितने भी जो कमेंटेटर्स हैं, उन्होंने इस मैनेजमेंट को बैश किया है। कोच का जो एक कोचिंग टीम, जो पूरी टीम होती है, उसकी जॉब होती है, जो बैटिंग कंसल्टेंट है वो बैटिंग के ऊपर तैयारी करवाते हैं। इसी तरह बॉलिंग वाले जो होते हैं, बॉलिंग का जो कोच है वो बॉलिंग के ऊपर फोकस करता है। फील्डिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है, सेकंड इनिंग्स के अंदर पाकिस्तान एक ऐसी टीम के साथ खेल रहा था जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम थी, जहां पे हमने उनके 10 लड़के आउट करने थे, वहां पे हमने 8 कैचेस छोड़े, जिसका मतलब हम लोग 18 विकेटों के लिए जा रहे थे। क्लियरली इनकी ट्रेनिंग कहीं ना कहीं पे लैक कर रही थी। ये मैनेजमेंट है हमारी। ये जो इंडिया है, इंडिया का इतना बड़ा बैट्समैन था राहुल द्रविड़, ठीक है, वो जब रिटायर हुआ उसके काफी टाइम के बाद उन्होंने उसको अंडर 19 की कोचिंग के अंदर डाला। और मिसबा के साथ कंपेयर नहीं कर सकते राहुल द्रविड़ को, बड़ा फर्क है। उसके बड़े रन हैं, बहुत लंबा अरसा क्रिकेट वो खेला है, और उसने बहुत कोचेस के साथ काम किया है। और यहाँ पर हम हैं जिन्होंने एक एवरेज बैट्समैन को उठाकर, जिसका कोचिंग से आई डोंट थिंक कोई लेना देना हो सकता है अनलेस ही हैज सम एक्सपीरियंस नीचे लेवल के ऊपर, हमने उसको कोच बना दिया। प्लीज कमेंट करें। मैं यहाँ से खालिद की बात से उसकी खालिद की बात को मैं कंटिन्यू करूंगा कि जो कोच होता है ना, इस लेवल पे वो बहुत ज्यादा मदद नहीं कर सकता प्लेयर्स की। वो सिर्फ उनको कुछ टेक्निक्स बता सकता है, कुछ ये मतलब जो उनकी कोई अगर कोई किसी चीज में वो लैग कर रहे हैं, उनको वो उसी मतलब उन पे कंसंट्रेट करा सकता है। बहुत ज्यादा चेंज कोच नहीं कर सकता, राइट। जहाँ तक कोचिंग की बात है, बार बार यही बात होती है, जो सीखने की उम्र होती है वो अंडर 19 लेवल तक होती है। जब अंडर 19 लेवल से आप निकल जाते हैं तो आप बहुत ज्यादा कुछ सीख नहीं सकते एज अ प्लेयर। हाँ, थोड़ी बहुत आपका ये है कि थोड़ा स्टांस चेंज करा देंगे, आपका ग्रिप चेंज करा देंगे कुछ बहुत, या आपको कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह बता देंगे। इसके अलावा बहुत ज्यादा कोच डिफरेंस पैदा नहीं कर सकता। फील्डिंग की जहां तक बात है, वो हमारा फील्डिंग का मेयार हमेशा से यही है और यही रहेगा। उसकी रीजन ये है क्योंकि जहाँ पे पाकिस्तान में हम खेलते हैं वहाँ पे जो ग्राउंड होते हैं ना, आप उसपे वहाँ डाइव नहीं कर सकते, आप डाइव कर ही नहीं सकते उस पे। तो आप वो आपके जो एक जहन में बैठ जाती है ना चीज, जैसे ही आप डाइव करेंगे आपका पूरा घुटना छिल जाएगा, आपके कोहनियां छिल जाएंगी। तो जब आप इस लेवल पे आते हैं तो वो आपके बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं वो रहती है, वो चीज आपके लाशऊर में, कि जैसे ही मैंने डाइव करूंगा तो मैं तो घुटना गया मेरा। तो वो आपका फील्डिंग का मेयार भी यही रहेगा। जब तक आप बेहतर ग्राउंड नहीं पैदा करेंगे, कि मैं वहां पर बेहतर सहूलियात अंडर 19 लेवल पर नहीं देंगे, उस वक्त तक आप अच्छे प्लेयर्स पैदा नहीं कर सकते। जहां तक मैनेजमेंट की बात है, तो इसके लिए भी आपको पाकिस्तान का जो कल्चर है, वहां पर जो स्पोर्ट्स कल्चर है, वो उस पे जाना पड़ेगा। हर बंदा जो आता है मैनेजमेंट में, उसकी अपनी पसंद और नापसंद होती है, ठीक है। वो उसके जहन में होता है यार ये बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा और इसको मैंने खिलाना ही नहीं है। बेशक वो बहुत जितना मर्जी बड़ा बॉलर है, आपने बहुत बड़े देखे होंगे कि बहुत बड़े बड़े बॉलर, लाइक अभी आमिर है जैसे, अच्छा बॉलर है, इसमें कोई शक नहीं है, उसको भी आप बाहर बिठा दिया। सरफराज एक दो सीरीज में फेल हुआ, उसको आपने बिल्कुल साइड पे कर दिया, ठीक है। आपको कम से कम कुछ चांसेस देने चाहिए। जफर गौर की जैसे भी बात होती, वो नया लड़का है, ठीक है, उसको चांस देने चाहिए। अब ये ना होना कि आपने बिल्कुल उसको एक मैच खिलाया और वो बिल्कुल उसकी छुट्टी, क्योंकि जाहिर है जब टीम हारती है तो हर बंदे के ऊपर इतराज आता है। जब आप विनिंग कॉम्बिनेशन होता है आपका, तो उसमें आपका एक दो बैड परफॉर्मर भी होते हैं, वो भी चल जाते हैं। जब आपकी टीम हार रही है तो हर हर आपकी गलती पे नजर होती है बाहर वालों की।
मिसबा स्पेसिफिकली अगर हम मिसबा की बात करें तो मेरा ख्याल है कि मिसबा को एज अ कोच नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी भी मैनेजमेंट में ही डालना है, अगर आपने उसको तो डालें, क्योंकि जब से वो जैसे ही वो आया ना, उसकी स्ट्रेटेजी आप देखें। ऑस्ट्रेलिया जब गई है टीम, क्या टीम लेके गए हो आप? ऑस्ट्रेलिया आप टेस्ट सीरीज खेलने जा रहे हो, इतने बड़ा बहुत बड़ी टेस्ट नेशन है, आपको उसके साथ 5 बॉलर्स लेके जा रहे हैं जी, हसनैन, नसीम शाह और मोहम्मद मूसा। अब ये कोई कैलिबर तो नहीं है ना कि आप बिल्कुल 3 नए लड़के ले जाके उनको कहो जी आओ जी हम आपसे खेलने आए हैं। भाई एक दफा यूनुस खान ने कहा था जी हम तो सीखने जा रहे हैं। तो अगर आप पिछले मुसलसल पिछले 4-5 सालों से आप टीम बनाए जा रहे हैं, तो कब बनेगी भाई आपकी टीम? इस तरह तो आप आपका एक जब तक एक मुस्तकिल बोर्ड बना के उसको, हाँ भाई ये प्लेयर्स हैं। अब आप थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि स्पिनर, आपने जी जफर गोहर को अभी डाल दिया, आपके पास बैकअप में स्पिनर कौन सा है? यासिर शाह, शादाब खान, उसके बाद आपके पास स्पिनर कौन सा है? आपने लेफ्ट आर्म स्पिनर पे एतबार करना बड़े अरसे से छोड़ दिया हुआ है। आखिरी आपके पास स्पिनर जो खेला था वो अब्दुल रहमान था। ऑफ स्पिनर पे आपने एतबार करना बिल्कुल छोड़ दिया, पूरी दुनिया आज भी ऑफ स्पिनर्स को खिला रही है। नेथन लॉयन खेल रहा है, लेफ्ट आर्म स्पिनर जडेजा भी खेल रहा है, अश्विन भी खेल रहा है राइट आर्म स्पिनर। ऑफ स्पिनर पे आप एतबार, आसिफ बिलाल, आई थिंक आसिफ बिलाल था, वो खेला था लास्ट ऑफ स्पिनर आपके पास स्पिनर है ही नहीं बैकअप में भाई। यासिर शाह, शादाब खान, तीसरा आपके पास पूरे पाकिस्तान में कोई विस्ट स्पिनर नहीं है आपके पास कोई बैकअप में। आपने नवाज को आपने जाया कर दिया, लेफ्ट आर्म स्पिनर लाइक जतेजा को खिला रहे हैं अभी तक। एज अ बैट्समैन भी नवाज अच्छा है, बॉलर भी बहुत अच्छा है वो, लेकिन आपने बस नहीं खिलाना जी, लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं खिलाना। ऑफ स्पिनर क्या जी, सईद अजमल, उसके बाद आसिफ बिलाल कुछ मैच खेला। तो ये मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, उनका जहन एक जो बन जाता है ना कि भाई लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं खिलाना, तो वो कोई भी मैनेजमेंट आएगी वो कहेंगे नहीं खिलाना, कलाम बॉलर नहीं खिलाना तो नहीं खिलाना। ये आप उनकी पसंद और नापसंद पे होता है, ये पाकिस्तान का क्रिकेट कल्चर है। इसमें अब आप इसमें तो यही है कि मतलब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ जाए लड़का तो ही आगे आ सकता है, तो बाकी जो बहुत अच्छे अच्छे लड़के हैं वो जाया हो जाते हैं इसी कल्चर की वजह से, इसी पसंद और नापसंद की वजह से। सही। तो चलें अब शहजाद मामू इस सारे को सम अप करें, क्योंकि आप थोड़ा पॉलिटिकल नॉलेज भी रखते हैं। हम सारे यहाँ पर कंफ्यूज्ड हैं कि ये मैनेजमेंट जो कि इतनी फ्रेजाइल है, इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, काफी फ्लॉप है ये, जैसे वकार यूनिस पास में बहुत बुरी तरह फ्लॉप हो चुके हैं। किस क्राइटेरिया को फॉलो करके इस मैनेजमेंट को अपॉइंट किया जा रहा है और इनको अपॉइंट करने वाली बॉडीज कौन है? अच्छा, अगर आपको कभी चांस मिले ना, अगर आप पाकिस्तान बीसीसीपी के अब बोर्ड मेंबर्स की लिस्ट देखें तो बोर्ड में बड़े बड़े क्वालिफाइड बंदे बैठे हैं, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिफाइड, बट उनकी क्रिकेट नॉलेज के बारे में जो है ना, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि उनकी बहुत डिफरेंट प्रोफेशनल्स हैं, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई बिजनेस स्पेशलिस्ट है, मतलब दे आर ऑल मोस्टली फॉरेन क्वालिफाइड वेरी सक्सेसफुल पीपल, लेकिन उनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसका एक्चुअली क्रिकेट का कोई एक्सपीरियंस है। तो इस चीज को मैंने कंपेयर करने के लिए फिर इंग्लिश बोर्ड के जो मेंबर हैं उनको चेक किया था। एक्चुअली उनकी भी जो गवर्निंग बॉडी है वो सारी ऐसी ही है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो बोर्ड मेंबर्स अपॉइंट होते हैं ना, ये बिजनेस जो है ना, क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू से किए जाते हैं, क्योंकि क्रिकेट में पैसा बहुत इन्वॉल्व है। लेकिन मैं मैनेजमेंट से पहले जो है ना, आपको पाकिस्तान क्रिकेट की बेसिक्स की तरफ जाना चाहता हूँ। पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट बिल्कुल तबाह हो चुकी है। आज मुझे अब पाकिस्तान छोड़े 20 साल हो गए, मैं अपने आप को एक टाइम बता रहा हूँ कि स्कूल क्रिकेट, यूनिवर्सिटी क्रिकेट इतनी कंपेटिटिव होती थी कि लड़के वहां से निकलते थे। मुझे याद है सरगोदा डिवीजन में इंटर स्कूल फाइनल जब होता था तो यूजुअली 2 स्कूल होते थे, डीपीएस और एमसी स्कूल का जनाब फाइनल है, ग्राउंड फुल होता था स्कूल क्रिकेट का फाइनल देखने के लिए।
यूनिवर्सिटी क्रिकेट का फाइनल देखने के लिए। फिर हर गली, हर दो समझ ले, एक ब्लॉक के बाद हर दूसरे ब्लॉक में क्रिकेट क्लब होते थे, जहां से लोग शुरू होते थे और फर्स्ट क्लास तक पहुंचने तक वो जो जिन्होंने निखरना होता था, जिनके अंदर एक्स्ट्रा टैलेंट होता था, वो सामने आ जाते थे। अब तो आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सिलसिला ये है कि टेप बॉल खेलते खेलते फर्स्ट क्लास में आ जाते हैं। तो एक तो उनकी बेसिक्स ही नहीं ठीक होती, दूसरा फील्डिंग में वो मैं जो काशिफ की बात को सेकंड करूंगा कि आपके वहाँ फैसिलिटीज ही नहीं है कि आप अच्छी फील्डिंग की ट्राई कर सके। पाकिस्तानी क्रिकेट में एक बड़ा कॉमन एक मुहावरा है कि वो जब बॉल जाती है ना बाउंड्री की तरफ, तो फील्डर का सबसे पहले को जो है ना वो मेक श्योर करता है उसकी पैंट की क्रीज खराब ना हो। अब तो ये ट्राउजर्स पहनना शुरू हो गए हैं, पहले प्रॉपर ट्राउजर्स या पैंट क्या कहते हैं प्रॉपर ट्राउजर्स होती थी, तो इसकी क्रीज ना टूटे या पैंट का जो है ना पैंट को मिट्टी ना लगे, क्योंकि डाइव करने का एक तो कोई फैशन ही नहीं था और पॉसिबिलिटी भी नहीं थी, क्योंकि आपने रगड़ ही लगवानी थी, ना घास होता था ना कुछ, और वो फैसिलिटीज ज्यादा होने के बजाय कम हुई हैं। तो ये बेचारे जब आ जाते हैं, इनके कैंप्स लगते हैं, तब तो ये फील्डिंग सीखना शुरू करते हैं। फिर एक और पॉसिबिलिटी इनके पास होती थी, पहले लड़के जो फर्स्ट क्लास में अच्छे निकलते थे वो उनको काउंटीज भी उठा लेती थी यहाँ। फिर काउंटी में एक तो उन्होंने लिमिट कर दी है, बंदे ज्यादा नहीं आ सकते। तो अभी अब मिसबा की हम बात कर रहे थे, अब वो चीफ सिलेक्टर नहीं रहा, ये अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ हम देख लेंगे वे किनको सेलेक्ट करते हैं। आपके पास जो काशिफ बात कर रहा था, आपके पास क्वालिटी नहीं है, और अब भी ये वसीम आया है या और आए हैं, आज अगर ये वहां पे कोई फैसिलिटीज शुरू कर रहे हैं ना, तो उसका रिजल्ट आज से 10 साल बाद आएगा। और इसी वजह से हमारी टीम की परफॉर्मेंस हमेशा यही है कि आज हम मार के आ गए हैं, सुबह हम जिम्बाब्वे से भी हार गए हैं, कंसिस्टेंसी कभी भी नहीं रही। अब जहां तक मुझे ये नहीं पता कि मिसबा को अपॉइंट किसने और क्यों किया है, लेकिन अब जब अपॉइंट हो गया है, वकार की अपॉइंटमेंट तो मैं मेरे समय से बाहर है। आई थिंक हमें एक डिफरेंट बॉलिंग कोच डेफिनेटली चाहिए, सिर्फ बॉलिंग कोच नहीं चाहिए, स्पिन कोच भी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगेन आई डोंट थिंक हमारे पास स्पिनिंग में कुछ क्या कहते हैं ऑप्शंस हैं इतनी। ये तो ज्यादा बेसिक स्ट्रक्चर ठीक होने वाला है। अब जहां तक मिसबा की बात है, बात ये है कि उसने अगर कोई मैनेजमेंट सीखी है तो मिकी आर्थर के नीचे ही सीखी है ना, जब वो कैप्टन था तो वो कोच था। तो अगर वो कोई उस और दूसरी पेपर्स पे अगर उसकी क्वालिफिकेशन देखी जाए तो उसने एमबीए जो है उसका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में है। तो जो ह्यूमन मैनेजमेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो तो उसके पास है, लेकिन उसके पास स्किल्स कितनी है उसको सीखने के लिए, आखिर आया मिकी आर्थर से वो कुछ सीखा है या नहीं। लिहाजा एक दो सीरीज तो मेरे ख्याल में अब बना दिया है तो उसको देनी चाहिए। वो तो खैर एक दो सीरीज से पहले तो उसको वो निकालने वाले भी नहीं। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट है तो उसको आप पीसीबी का मैनेजर बना सकते थे कि वो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट की क्वालिफिकेशन रखता है। एज अ कोच उसके पास कोई कौन से लेवल के उसने कोर्सेज किए या कितनी छोटी टीमों को, जैसे इंजमाम को जब बनाया गया था सिलेक्टर, तो वो पहले अफगानिस्तान की टीम को एक तरह से कोच भी करके आ रहा था। कोई छोटी टीम का हमें मिसबा के साथ कोई ना अंडर 19 की टीम का। हालांकि सुनने में आया था कि जब इसको कोचिंग ऑफर हुई थी तो पहले सुनने में आया था कि इसकी पहली ऑफर अंडर 19 की कोचिंग की ऑफर थी, जो कि इसने रिफ्यूज की। कैन आई ऐड वन पॉइंट? ऑफ कोर्स कि जब भी हमारा कोच तो मिकी आर्थर था, लेकिन आपको पता है कि हमारे 16 में से 12 प्लेयर्स जो हैं उनको तो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है। अगर कोई चीज भी मिकी ने सिखानी होती थी तो बीच में ट्रांसलेटर तो यही था ना, आपका कैप्टन। तो कुछ तो सीखा होगा। नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। आई थिंक इसके ऊपर पहले खिजर ने भी एक कमेंट किया है कि नॉर्मली जो दूसरी इंग्लिश साइट्स हमने देखी हैं वो कंसल्टेंट्स हायर करते हैं। जहां पर पाकिस्तान के साथ मैच होने लगता है तो अजहर महमूद उनका कंसल्टेंट आ जाता है, स्पिनिंग के लिए मुश्ताक अहमद उनका कंसल्टेंट आ जाता है। तो आई थिंक ये तो खैर बहुत दूसरी सोच है, हम लोग तो यहाँ तक अभी पहुंचे नहीं है। जी बोमामू, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस पॉइंट पे? अच्छा, मैं ना जिस तरह काशी भाई ने और शहजाद भाई ने बात की है कि हमारे जो पाइपलाइन में सिस्टम में कौन से स्पिनर हैं,
तो अभी मैं कायदे ट्रॉफी का फाइनल देख रहा था जो ड्रॉ हुआ है, उसमें एक ऑफ स्पिनर है, उसका काफी ऑकवर्ड सा एक्शन है, खैर मैं उस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा, उसने 64 आउट किए सबसे ज्यादा। और स्टैंडर्ड की आप अगर बात करें ना, अगर स्टैंडर्ड देखें, हसन अली ने उसमें 100 किया, ठीक है, 7वें 8वें नंबर पे आके। आप खुद ही इमेजिन कर लें, और जिस बंदे ने किया है, जो ऑफ स्पिनर की मैं बात कर रहा हूँ, उसका काफी ऑकवर्ड सा एक्शन है, लेकिन आउटकम राशिद खान है, उसको ऑकवर्ड एक्शन है, लेकिन आउटकम उसकी वो स्पिनिंग द बॉल बोथ वेज, वो उसको उसने एक ओवर में 26 रन मारे हैं हसन अली ने और दूसरे बैट्समैन ने भी। तो आपका स्टैंडर्ड देखें कि कितना गिर गया। और दूसरी बात मैं ये इस पे खत्म करूंगा कि जो गौहर आया है, उसके आपको पता है स्टैट्स क्या है? मुझे नहीं पता फर्स्ट क्लास में कि किस बेस पे उसको खेला, क्योंकि मुझे ये लगता है, पता है, आप जब और जो स्पिनर होता है या नेट में आप बॉलिंग कर रहे हो, आप कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं कंपेयर टू द मैच में टोटली बॉलर डिफरेंट होता है। इन्होंने उसको खेलते रहे हैं, नेट में खेलते रहे हैं, चलो ठीक है गौहर को खिला दो। जब उसने देखा ना रिजवान ने कि यार ये तो बिल्कुल ही फारिग है, तो उसने फिर और डिफरेंट बॉलर भी वो सबको यूज करना शुरू कर दिया कि यार इससे तो गुजारा नहीं होने वाला। यासिर ठीक था तो उसने दूसरे बॉलर भी यूज किए इस वजह से। तो उसके क्या स्टैट्स है, किसी को पता है गौहर? नहीं, जफर की तो खैर, जफर के ऊपर तो स्टडी करना तो दूर की बात है। जफर तो टेस्ट का स्क्वाड का हिस्सा ही नहीं था। जैसे खिजर ने बताया, वो जो पहले 17 लड़के सिलेक्ट हुए थे वो उनमें भी नहीं था, इन्होंने तो बाद में उसको इंक्लूड किया है। किस पेस पे आया वो? मैनेजमेंट कोई क्राइटेरिया नहीं है। आई मीन शो के हम लोग अब एंड के ऊपर भी पहुंच रहे हैं, तो आई थिंक जो इसके ऑल इन ऑल जो सम अप बन रहा है, ये क्लियर एक तस्वीर नजर आ रही है कि पहले आपके लड़के पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड होके सिलेक्ट होते थे, अब ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका कोचिंग स्टाफ भी पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है और सिलेक्ट हो रहा है। और बाबर आजम का ना खेलना इस सीरीज के अंदर एक तरह से बहुत अच्छा ही हो गया है। आपकी जो मैनेजमेंट है वो पहली दफा बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हो गई है। जितने बुरी तरीके से मिसबा अगर वो फेल होता है तो इनको हटाना ही पड़ेगा। आई थिंक इस नोट के ऊपर हम लोग शो को आज फिनिश करते हैं। काफी अच्छे व्यूज हमारे आए हैं, तो अंटिल नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एक नई मैच के साथ और नई टॉपिक के साथ हम लोग इंशाल्लाह आएंगे दोबारा। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much everyone for अल्लाह हाफिज joining. जी, अल्लाह हाफिज, टेक अल्लाह केयर। हाफिज, अल्लाह हाफिज।